हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एसएसटी एक्सेल स्टडीज़। एक ऐसा चैनल जहां क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू आपको चैप्टर समझाया जाता है ताकि चैप्टर के साथ साथ उसमें से पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर्स भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड न्यू डायनेस्टीज इमर्ज। न्यू डायनेस्टीज कैसे इमर्ज हुई? क्या था 7th सेंचुरी में जो राजा थे उन्होंने सबॉर्डिनेट्स और सामंथास अपॉइंट किए अपनी हेल्प के लिए, जिनका काम था राजा को रेवेन्यू कलेक्ट करके देना और मिलिट्री सपोर्ट देना। तो ये लोग ज़्यादा पावरफुल हो गए क्योंकि मिलिट्री पावर भी इनके हाथ में थी और रेवेन्यू कलेक्शन का काम भी इनके हाथ में था। तो सामंथास जो थे ज़्यादा पावरफुल हो गए और राजा के अंडर काम करने से मना कर दिया, अपने आप को महासामंथा डिक्लेयर कर दिया और अपनी अलग इंडिपेंडेंट डायनेस्टीज बना ली। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे नई नई डायनेस्टीज इमर्ज हो गई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज दांती दुर्गा। दांती दुर्गा कौन था? हाउ डिड ही बिकेम क्षत्रिय, और वो क्षत्रिय कैसे बना? तो दांती दुर्गा भी एक सबॉर्डिनेट था चालुक्यास का, और उस समय में ये मान्यता थी कि एक रिचुअल था जिसका नाम था हिरण्यगर्भा। हिरण्यगर्भा रिचुअल जो भी परफॉर्म करता था वो क्षत्रिय बन जाता था, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो दांती दुर्गा ने भी यही किया, उन्होंने हिरण्यगर्भा नाम का रिचुअल परफॉर्म किया और अपने आप को क्षत्रिय डिक्लेयर कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड कदम्बा मयूरा शर्मन एंड गुर्जरा प्रतिहारास हरिचंद्रा गॉट देयर किंगडम। ये लोगों ने अपनी किंगडम कैसे प्राप्त करी? तो क्या था, ये लोग ने अपना ट्रेडिशनल प्रोफेशन जो भी था इनका उसको छोड़ दिया और अपनी मिलिट्री स्किल्स को यूज़ करके, मिलिट्री पावर्स को यूज़ करके अपनी अपनी किंगडम्स स्टैब्लिश कर ली। जैसे कदम्बा मयूरा शर्मन ने कर्नाटका में और गुर्जरा प्रतिहारास ने राजस्थान में अपनी किंगडम्स स्टैब्लिश की। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड दीज न्यू किंग्स एडमिनिस्ट्रेट देयर किंगडम। अपनी किंगडम को एडमिनिस्ट्रेट कैसे करते थे? तो उन्होंने सबसे पहले तो अपने आप को एक टाइटल दिया अच्छा खासा सा, जैसे कि महाराजा, अधिराज, इस टाइप के नाम रखे अपने अपने। और फिर अपने एसोसिएट किया पीजेंट्स, ट्रेडर्स और ब्राह्मणास के साथ में, और इस रिसोर्सेज को कलेक्ट करना शुरू किया। जैसे कि पीजेंट्स, कैटल कीपर्स, आर्टिसंस को कंपेल किया कि वो अपने प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा उनको प्रोवाइड कराएं। जिन लोगों को उन्होंने लैंड प्रोवाइड करा रखी थी उनसे रेंट लेते थे, लैंड पर काम करने का। ट्रेडर्स से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और जो ये रिसोर्सेज ये कलेक्ट करते थे इस तरह से उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल अपनी एस्टेब्लिशमेंट के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट्स के लिए, और वारफेयर्स के लिए, और ट्रेड रूट्स को कंस्ट्रक्ट कराने में उसका यूज़ किया करते थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड किंग रिक्रूट हिज फंक्शनरीज। अपनी फंक्शनरीज को कैसे रिक्रूट करता था, अपॉइंट करता था? तो राजा जो था जनरली तो क्या करता था, इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज जो होती थी उस एरिया की, उसमें से मेंबर्स को सिलेक्ट करता था, या फिर ये ज़्यादातर हेरिडिटरी भी होती थी कि जो मेंबर ऑलरेडी बने हुए होते थे उन्हीं उन्हीं फैमिलीज़ के सक्सेसर्स को आगे फंक्शनरीज में अपॉइंट किया जाता था। या ज़्यादातर ये भी होता था कि जो राजा था उसके जो क्लोज रिलेटिव्स होते थे वो उस फंक्शनरीज के मेंबर्स होते थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वर प्रशस्टीज। प्रशस्टीज कौन थे? प्रशस्टीज क्या थे? प्रशस्टीज क्या थी? डिस्क्रिप्शन थी राजा की, जो कि लर्नड स्कॉलर्स जो थे या ब्राह्मणास जो थे वो डिपिक्ट करते थे राजा के बारे में। राजा जैसे अपने आप को दिखाना चाहता था कि वो वैलेंट है, विक्टोरियस वॉरियर है, तो इस तरह से वो उनको बोलता था, और ब्राह्मणास और स्कॉलर्स जो थे वही प्रशस्तीज में लिख दिया करते थे, और इसके बदले में राजा उन लोगों को लैंड प्रोवाइड कराता था। तो ये जो रिकॉर्ड होता था, ये सारा का सारा रिकॉर्ड कॉपर प्लेट्स के ऊपर लिखा जाता था, उस पर डिपिक्ट किया जाता था, और उन्हीं को दिया जाता था जिन्हें लैंड प्रोवाइड कराई जाती थी। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफ आर दीज प्रशस्तीज वर ट्रू। किस हद तक ट्रू थे ये बिल्कुल भी सच नहीं हुआ करते थे, क्योंकि ये राजा के इन्फ्लुएंस में लिखे जाते थे। तो राजा जैसा भी डिपिक्ट कराना चाहता था उसी तरह से स्कॉलर्स डिपिक्ट कर देते थे प्रशस्तीज को। तो ये जो थे ट्रस्टवर्दी डिस्क्रिप्शंस नहीं थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइटर शॉर्ट नोट ऑन कल्हाना। कल्हाना पे नोट लिखना है। कल्हाना क्या था? एक राइटर था, जो स्कॉलर था, जो कि प्रशस्तीज की तरह से डिस्क्रिप्शन लिखा करता था राजाओं के बारे में। लेकिन बाकी प्रशस्तीज जो बाकी जो राइटर्स थे, स्कॉलर्स थे, उनके जैसे नहीं था ये, क्योंकि ये सिर्फ राजा की अप्रिसिएशन ही नहीं करता था, उनको क्रिटिसाइज भी करता था। अगर राजा की पॉलिसीज हार्श होती थी या राजा क्रूअल राजा होता था तो उसको क्रिटिसाइज भी करता था। और इसके जो सोर्सेज होते थे ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शंस होते थे, डॉक्यूमेंट्स होते थे या आई विटनेस अकाउंट जो होते थे उनके ऊपर बेस्ड होते थे सारे डिस्क्रिप्शंस। तो इसके जो डिस्क्रिप्शंस थे ट्रस्टवर्दी भी थे और काफ़ी हद तक ट्रू थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल क्या था? इसमें क्या था कि 3 पार्टीज ने कन्नौज के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से इसका नाम ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल पड़ा। और वो 3 जो पार्टी थी वो कौन सी थी? गुर्जरा की प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास और तीसरी थी पालास। तो ये 3 डायनेस्टीज थी जो कि कन्नौज के ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहती थी, और इसीलिए इस स्ट्रगल का नाम ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाई डिड किंग्स टारगेट द टेम्पल्स ड्यूरिंग देयर अटैक। जो किंग्स थे वो टेम्पल्स पर अटैक क्यों करते थे? होता क्या था कि जो उस समय के जो राजा थे वो टेम्पल्स पे अपना सारा टेम्पल्स के थ्रू अपनी पावर और वेल्थ को शो करते थे। टेम्पल्स बनवाते थे बहुत बड़े बड़े, और आर्किटेक्चर वर्क बहुत अच्छा उसके ऊपर करवाते थे, कार्विंग्स, और अपनी जो भी पावर थी उसी के थ्रू वो दिखाते थे। तो जो भी राजा थे वो एक दूसरे के ऊपर जब अटैक करते थे तो इसीलिए वो टेम्पल्स के ऊपर अटैक करके टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करके राजा को कॉन्कर करते थे, जीतते थे दूसरे किंगडम को। इसी तरह से एक महमूद गजनी भी थे जो कि सब कॉन्टिनेंट पे उन्होंने बहुत बार अटैक किया, काफ़ी सालों तक अटैक किया और सोमनाथ का मंदिर बहुत बार लूटा और सारा पैसा अफगान में ले जाकर अपनी सिटी गजनी को स्प्लेंडिड बनाने में स्पेंड किया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड सुल्तान महमूद इंटरेस्टेड स्कॉलर अल बिरूनी टू द सब कॉन्टिनेंट। अल बिरूनी को क्यों भेजा महमूद गजनी ने? महमूद गजनी जो था वो सब कॉन्टिनेंट के राजाओं के बारे में जानने में बहुत उत्सुक था, बहुत इंटरेस्टेड था, और उन्हीं के बारे में जानने के लिए उसने अल बिरूनी को सब कॉन्टिनेंट में भेजा ताकि वो उसके राजाओं के बारे में जानकारी निकाल के लिख सके। और अल बिरूनी का एक बहुत फेमस वर्क किताबुल हिंद बना। अल बिरूनी ने किताबुल हिंद नाम की एक बुक लिखी जिसमें सब कॉन्टिनेंट की पूरा डिस्क्रिप्शन उसने बताया, और ये आज के टाइम में भी हिस्टोरियंस के लिए बहुत अच्छा सोर्स है स्टडी करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु वाज पृथ्वीराज 3। पृथ्वीराज 3 कौन थे? पृथ्वीराज 3 जो थे वो चौहान राजा थे, जो पहले जहामनास के नाम से फेमस थे और बाद में चौहान्स के नाम से फेमस हुए, पॉपुलर हुए। और उनका जो एम्पायर था वो दिल्ली और अजमेर के आसपास का सारा एरिया था, और उन्होंने सुल्तान मोहम्मद गौरी को भी हराया 1191 में, लेकिन अगले ही साल वो खुद हार गए। 1192 के अंदर वो खुद मोहम्मद गौरी से हार गए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड चोलास राइज टू पावर। चोलास की पावर कैसे बनी? हु वाज कंसिडर्ड मोस्ट पावरफुल चोला रूलर, और कौन जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल चोला रूलर माना जाता है? तो क्या था कि जो विजयालय था वो एक
सबऑर्डिनेट था और उसने जो कावेरी डेल्टा था उसके ऊपर अटैक करके और वहाँ पर अपना कंट्रोल कर लिया और वहाँ पर जो था वो टाउन बनाया थंजावुर और एक टेंपल बनाया गॉडेस निशुंभा सुनने के लिए। और उसके जो सक्सेसर्स थे उन्होंने नेबरिंग कंट्रीज के नेबरिंग रीजन्स के ऊपर कंट्रोल करके अपना किंगडम जो था वो बढ़ा लिया और अपनी पावर स्ट्रॉन्ग कर ली और ज़्यादा बढ़ा ली। और उस समय के उन राजाओं में से जो राजा वन था वो सबसे ज़्यादा पावरफुल राजा माना जाता था और उसी ने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ चेंजेस भी लाए, रीऑर्गेनाइज किया अपने एम्पायर के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको रीऑर्गेनाइज किया, अपनी पॉलिसीज़ में कुछ चेंज लेकर आया और फिर उसकी जो पॉलिसीज़ थी उसी को उसके बेटे ने भी कंटिन्यू किया आगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर ऑफ चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी के स्कल्पचर और आर्किटेक्चर पर नोट लिखना है। तो जो टेम्पल्स होते थे वो चोला डायनेस्टी के बहुत ही अच्छे होते थे, बहुत ही भव्य होते थे, बहुत बड़े होते थे और उनका जो आर्किटेक्चरल वर्क होता था वो वर्ल्ड क्लास का होता था। और जो उसका एक एग्जांपल तंजावुर का टेंपल है और गंगाईकोंडा का चोलापुरम जो वर्क है आर्ट वर्क वो भी आर्किटेक्चर का एक मार्वल पीस है। और इसी तरह से वहाँ के जो स्कल्पचर होते थे, जो इमेजेस होती थी, ब्रॉन्ज इमेजेस जो थी वो भी वर्ल्ड क्लास की थी। वर्ल्ड के फाइनेस्ट इमेजेस जो थी वो मानी जाती थी चोला टाइम में जो ब्रॉन्ज इमेजेस बनती थी डाइटीज की और डिवोटीज की। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन सिस्टम ऑफ चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी का एग्रीकल्चर और इरिगेशन सिस्टम बताना है। तो बहुत ही अच्छा सिस्टम था चोला डायनेस्टी में। चोलास ने क्या किया था कि कल्टीवेशन के स्केल को बढ़ाने के लिए फॉरेस्ट को क्लियर किया, लैंड को लेवल किया, जो डेल्टा रीजन जो था वहाँ पर एम्बार्कमेंट्स बनाए ताकि फ्लड को रोका जा सके, फ्लड के वाटर को रोका जा सके, कैनाल्स बनाई ताकि पानी जो है वो अलग अलग जगहों पर जा सके, फील्ड्स में जाकर इरिगेशन के लिए काम में आ सके। फिर उन्होंने जहाँ पर रिवर वाटर नहीं पहुँच सकता था वहाँ पर कुएं खुदवाए ताकि कुएं के पानी से इरिगेशन वर्क किया जा सके, या फिर जहाँ पर कुएं भी नहीं खुद सकते थे वहाँ पे उन्होंने बड़े बड़े टैंक बनवाए ताकि रेन वाटर को स्टोर करके उस वाटर से इरिगेशन का वर्क किया जा सके। तो इस तरह से इतने अच्छे अच्छे मेथड्स उन्होंने यूज़ करे और अपना जो वहाँ का जो एग्रीकल्चर था उसे लार्ज स्केल पर ले आए, लार्ज स्केल कल्टीवेशन उन्होंने किया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज सभा ऑर्गेनाइज्ड। सभा कैसे बनती थी, कैसे ऑर्गेनाइज होती थी। तो जो बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे उनके वो लोग सेपरेट कमिटीज़ बनाते थे डिफरेंट वर्क्स के लिए, जैसे इरिगेशन वर्क के लिए, गार्डन और टेम्पल्स के लिए अलग अलग कमिटीज़ हुआ करती थी। और उन कमिटीज़ को चलाने के लिए जो मेंबर्स होते थे उन मेंबर्स को कैसे सिलेक्ट करते थे वो लोग, जो एलिजिबल मेंबर्स होते थे उनके नाम पाम लीफ के ऊपर लिखकर टिकट बना लिया करते थे और एक मिट्टी के बर्तन के अंदर अर्दन पोट के अंदर वो डाल देते थे। फिर एक छोटे बच्चे को बुलाकर उससे वो टिकट्स निकलवाते थे। तो जिस का नाम आता था वो कमेटी का मेंबर बनता जाता था। तो एक एक करके वो कमेटी के मेंबर्स इस तरह से इलेक्ट करते थे। क्लियर। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बाय बाय।